Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alayhi wa alayhi wasallam. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam-focused revision sessions February 2023. Today, we are conducting second of 5 sessions on CAF 2 text practices. The timing of today's session will be from 9:30 a.m. to 1 p.m. with necessary breaks, which will be announced from time to time. These sessions are available at ICAP houses Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Peshawar and Quetta. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. Students can also send the queries on WhatsApp number, that is 0308165970. I am repeating, it's 0308165970. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. He has teaching experience of total 8 years. Initially, he started working as CFO in pharmaceutical sector, but soon he realized that teaching is his passion. Hence, he adopted his passion as his profession. His areas of interest are business law, taxation, audit, and corporate laws. One of the most passionate teachers in CA fraternity. Without any further ado, please welcome Mr. Ali Imran. Assalamu alaikum ji. Thank you for the introduction. सराय D2 है. फर्स्ट सेशन हमारा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 कैपिटल गेन्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. सर प्रॉपर्टी, अच्छा नाम से तो ऐसे लगता है कि प्रॉपर्टी की इनकम है, प्रॉपर्टी को बेचने से जो कमाई होती है, क्या वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती है? द आंसर इज नो. प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जो कमाई होती है, क्या वो इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है? द आंसर इज यस. प्रॉपर्टी को किराए पर देने से जो इनकम आती है वो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है. अब यानी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, हमने पढ़ा था सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, लेकिन प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है. इसका मतलब ये है पैसे वसूल किए या नहीं किए, मकान किराए पर दिया हुआ था, किराया रिसीवेबल हो गया, सर ये भी इनकम में शामिल होगा. सैलरी के केस में जो पैसे वसूल हुए थे सिर्फ वो इनकम में शामिल होते थे, जबकि प्रॉपर्टी के केस में जो पैसे कमा लिए हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में शामिल होंगे. यानी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. सर तीसरे नंबर पे वो कहता है रेंट जो है उसकी डेफिनेशन में क्या चीज़ आ रही है. सर रेंट की डेफिनेशन को वो कहता है कि रेंट में शामिल होगा कोई भी बिल्डिंग प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है, कोई भी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है और पेन भाईजान
अच्छा वो अपने पास रखा। कोई भी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगा। अब उसमें वो फर्दर बात करता है कि जो पैसे आपने वसूल किए होते हैं ना सर, उसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने वो जगह उसको किराए पर दे दी, एक आपने उसको चाबी दे दी, उसने उस जगह को उस जगह पर आया नहीं है, तो सर आपका फिर भी राइट एस्टेब्लिश हो जाता है कि आप किराया लें। यानी आप जो किराया वसूल करते हैं ना, बुनियादी तौर पे वो दो चीज़ों का होता है, एक यूज़ और एक राइट टू यूज़। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए उसने लिखा है कि रेंट जो है वो कंसिडरेशन होती है जो कोई बंदा वसूल करता है यूज़ और ऑक्यूपाई या राइट टू यूज़ और ऑक्यूपाई का। अब उसके बाद वो अगली बात करता है, इसमें एक और चीज़ शामिल है, फोरफिटेड डिपॉजिट। फोरफिटेड डिपॉजिट सर व्हाट इज फोरफिटेड डिपॉजिट? सर डिपॉजिट कहते हैं बयाने को और फोरफीट कहते हैं जब्त करने को। और मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि फॉर एग्जांपल आईकैप वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया साथ वाली बिल्डिंग वालों से, लेट से साथ वाली बिल्डिंग शेख साहब की थी। आईकैप वालों ने उनको कहा कि शेख साहब को कि जनाब ये वाली 2 कनाल का एरिया भी आप हमें दे दें, हमने ज़रा अपने ऑफिस को बड़ा करना है। तय हो गई बात साल के तौर पे 10 करोड़ रुपये में। आईकैप वालों ने 1 करोड़ रुपया शेख साहब को दिया और बाकी 9 करोड़ रुपये का तय पाया कि 1 साल बाद पेमेंट करके कब्जा ले लेंगे। जब साल पूरा हो गया और 9 करोड़ देने का टाइम आया तो लेट से आईकैप के पास फंड शॉर्ट हो गए या आईकैप ने डिसाइड किया कि नहीं, इससे बेहतर है कि हम गुलबर्ग में कैंपस बना लें। उन्होंने शेख साहब को कहा, शेख साहब हमने आपको बयाना दिया था, डिपॉजिट दिया था, लेकिन हम आगे ये कॉन्ट्रैक्ट आगे ये आपसे बाकी पेमेंट करके नहीं खरीदना चाहते साथ वाली जगह। तो शेख साहब ने वो बयाना जब्त कर लिया, फोरफीट कर लिया। शेख साहब ने, जो साथ वाली बिल्डिंग के मालिक हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का बयाना जब्त कर लिया है, वो शेख साहब, ये जो इसको कहते हैं फोरफीटेड डिपॉजिट। सर ये जो फोरफीटेड डिपॉजिट होगा ये शेख साहब की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर जी में फोरफीटेड डिपॉजिट समझ आया? यस और नो? सर जी थोड़ा सा और अलर्ट हो जाएं आप ना, बिल्कुल अभी जैसे हाँ बहुत स्लो चल रहे हैं, तो सर हम आपको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं। ये टेक बहुत ज़्यादा लगा ली, गहरी टेक है, तो इसको थोड़ा सा टेक को कम कर लें। थोड़ा सा आप अलर्ट होंगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ एक फासले के बाद या टाइम के बाद आप तक पहुंच रही है, हालांकि ये बिल्कुल फौरी पहुंच जाती है, लेकिन आपका रिस्पांस उतना बेहतर नहीं है। थोड़ा सा अलर्ट होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सर जी फोरफिटेड डिपॉजिट यानी जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत जो बयाना लिया था उसे क्या कर लिया है? जब्त कर लिया। जिस बंदे ने वो बयाना जब्त किया उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जरा जाग के। अच्छा, तीसरे नंबर पे एक कॉन्सेप्ट था सर, कल मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया था, 2.7, दैट इज सेल्फ हायरिंग। हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का असूल है एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रूल अप्लाई होता है। यानी एक बंदा है, उसकी बिल्डिंग है, उसका किराया, उसने अपने दोस्त को बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, उससे किराया ले रहा है 1 लाख रुपए, जबकि असल में उस बिल्डिंग का किराया मार्केट का किराया है 2 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू 2 लाख है, अपने दोस्त से 1 लाख ले रहा है, तो इस केस में कितनी अमाउंट उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगी? 2 लाख रुपए। फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल विच एवर इज, और सर जी साथ चलेंगे, थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए प्लीज, ठीक हो गया? एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। अच्छा जरा देखिएगा, ये स्टैंडर्ड रूल है लेकिन ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता सेल्फ हायरिंग के केस में।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सेल्फ हायरिंग क्या है। एग्जाम्पल लीजिएगा ध्यान से सुनने के लिए, ये सैलरी के एरिया से भी इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी के एरिया से भी। मैंने आई कैप ज्वाइन किया और आई कैप वालों ने कहा 2022 में अगर आप सर्विसेज देते रहे तो 2023 के शुरू में हम आपको परमानेंट कर देंगे और फिर हम आपको एकोमोडेशन भी देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2022 यहां पर सर्विसेज देता रहा, 2023 में परमानेंट कर दिया आई कैप ने मुझे। जब आई कैप ने मुझे परमानेंट किया तो मैंने आई कैप वालों को कहा कि आपने तो कहा था एकोमोडेशन देंगे। उन्होंने कहा सर आप अपनी मर्जी से कोई जगह देखकर वो किराए पर ले ले और हम उसका किराया देते रहेंगे। मैंने कहा सर एक काम करते हैं, मैंने आई कैप वालों को कहा सर एक काम करते हैं, मैं अपने ही घर में रह रहा हूं, ये ठोकर के पास एक सोसाइटी है वहां पर, तो आप इस तरह करें कि मेरा घर मुझसे किराए पर ले लें। यानी अब आई कैप ने मेरा घर मुझसे किराए पर लिया और मुझे ही एज एकोमोडेशन दे दी। अब इस केस में मुझे दो फायदे हो रहे हैं, सर गौर से सुन रहे हैं। इस केस में मुझे दो फायदे हो रहे हैं। फायदा नंबर 1, आई कैप मुझे किराया दे रहा है, यस और नो। फायदा नंबर 2, आई कैप मुझे एकोमोडेशन दे रहा है। बहैसियत किराएदार, बहैसियत टेनेंट आई कैप मुझे किराया दे रहा है, ये एक फायदा। बहैसियत एम्प्लॉयर आई कैप ने मुझे एकोमोडेशन दी हुई है, दूसरा फायदा। सर ये दोनों फायदे, एक तरफ जो किराए का फायदा है ये किस हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और एक तरफ जो एकोमोडेशन का फायदा है किस हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। सर इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर एकोमोडेशन मिल रही हो तो क्या रूल होता है, 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल या फेयर मार्केट रेंट, 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल बेसिक सैलरी या बेसिक सैलरी, और दूसरे नंबर पे फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। और दूसरे नंबर पे अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो उसका क्या रूल है, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, यस और नो। सर जी अब यहां पर रुक के एक बात सुने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हर जगह यही रूल है, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन जब बात आती है सेल्फ हायरिंग की, यानी मैंने आई कैप से किराया भी ले रहा था और आई कैप से अकोमोडेशन भी ली हुई थी, इस केस में जो किराया ले रहा हूंगा, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आ रहा होगा, वहां पे एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट दोनों नहीं आ रहे होंगे, बल्कि उसमें सिर्फ एक्चुअल पे टैक्स लगेगा। आई कैप मुझे अकोमोडेशन जो दे रहा था उस पर रूल लग रहा था 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल या बेसिक सैलरी, और दूसरे नंबर पे फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। आई कैप ने जो मुझसे जगह किराए पर ली और उसके किराए का रूल था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आ रहा था, और उसका रूल था फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल विच एवर इज हायर, यही है ना। लेकिन सर जब सेल्फ हायरिंग हो, जब आपका एम्प्लॉयर आपसे मकान लेके आप ही को किराए पर दे दे, तो एकोमोडेशन पर तो वही रूल लगता है 45% और फेयर मार्केट विच एवर इज हायर। लेकिन फिर प्रॉपर्टी पर क्या रूल लगता है, एक्चुअल रेंट, वहां पर एक्चुअल और फेयर मार्केट विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होता। सर उसने ये बात लिखी हुई है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल्फ हायरिंग वेयर एक्चुअल रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज, क्योंकि फेयर मार्केट रेंट तो ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी हो गया होगा। इस केस में सैलरी पर 45% और फेयर मार्केट रेंट वाला रूल अप्लाई होगा, लेकिन प्रॉपर्टी पर सिर्फ एक्चुअल वाला रूल अप्लाई होगा, एक्चुअल फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। सर अगली बात, कुछ इनकम ऐसी हैं देखने में तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन असल में वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। जब आप बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दें तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इनकम फ्रॉम,
जब आप बिल्डिंग और यूटिलिटीज एमेनिटीज को किराए पर दें तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि इनकम फ्रॉम, जब आप सब लीज करें, को बिल्डिंग किराए पर ली, किराए पर लेके आगे किसी को किराए पर दे दी, इसको सब लीज कहते हैं। जब आप सब लीज करें तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। ग्राउंड रेंट क्या है, अदर सोर्स में डिटेल से बताऊंगा। अभी 4 बातें आपको ये बता दी। सर जॉइंट ओनर क्या होते हैं? सर जॉइंट ओनर वो होते हैं जो मालिक होते हैं, जो मुश्तरका मलकियत होती है। सर अब इसमें 2 चीजें हैं। अगर एक बंदे को 1 मिलियन का किराया मिल रहा है, अगर एक बिल्डिंग का किराया 1 मिलियन है और उसके 2 मालिक हैं 50-50% के, यानी जो मालिक हैं उनका जितना हिस्सा है वो असर्टेनेबल है, तो फिर इस किराए में से जो खर्चा होगा वो माइनस होने के बाद, लेट्स से 2 लाख रुपए की रिपेयर है, किराए में से 2 लाख की रिपेयर माइनस करने के बाद जो बकिया अमाउंट बचेगी वो चूंकि शेयर डिटर्मिनेबल है वो दोनों को ओनर्स में, दोनों जॉइंट ओनर में तकसीम हो जाएगी। अगर असर्टेनेबल हो शेयर तो ये होता है, क्या होता है जनाब, नेट इनकम। सर अगर असर्टेनेबल ना हो तो क्या होता है वो बाद में बताता हूं। असर्टेनेबल हो तो नेट इनकम, मैं आपको एक बार पढ़वा दूं, ये लिखा हुआ है सर। नेट इनकम जो है अगर असर्टेनेबल हो तो नेट इनकम जो है वो तकसीम हो जाती है, और अगर असर्टेनेबल ना हो, अगर असर्टेनेबल ना हो तो सर याद रखिएगा इसका ट्रीटमेंट एओपी वाला होता है। यानी 10 लाख की रेंटल इनकम थी, इसमें से 2 लाख की रिपेयर माइनस हुई, पीछे रह गया 8 लाख। इस 8 लाख पे जितना टैक्स बनेगा, लेट से टैक्स बना 80,000, वो लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगी वो दोनों बंदों में तकसीम होगी, ए और बी में। बिल्कुल ऐसे जैसे एओपी की ट्रीटमेंट होती है, ये को ओनर्स में तकसीम हो जाएगी एओपी की। अब आपने एओपी पढ़ा हुआ है, जब आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ा था उस वक्त आपने एओपी पढ़ा नहीं हुआ था, आपके लिए इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आज ये समझना ज्यादा आसान है। बात कंक्लूड करने लगा हूं। ज्वाइंट ऑनर्स है, ज्वाइंट ऑनर्स में अगर किसका कितना हिस्सा है वो डिटर्मिनेबल है, वो डिटर्मिन किया जा सकता है, असर्टन किया जा सकता है, तो इस केस में कोई मसला नहीं है। नेट इनकम ले लें, यानी इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो तकसीम कर देंगे को ओनर्स में। क्लियर होगी बात? ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दूसरी बात देखिएगा, अगर डिटर्मिनेबल नहीं है तो इसको एओपी की तरह ट्रीट करेंगे। असर्टेनेबल है, 50-50 है, तकसीम कर दो, 50 ए को दे दो, 50% ए को दे दो, 50% बी को दे दो। अब ए और बी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएगा, और ए और बी दोनों मिलकर इस पर टैक्स, दोनों ए और बी दोनों इंडिविजुअली इस इनकम को अपनी इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स लगाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर शेयर असर्टेनेबल है, ए और बी दोनों का 50-50 शेयर था, तो इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद 50% ए को मिल जाएगा, 50% बी को मिल जाएगा। 50% जो ए को मिला वो ए की इनकम में शामिल होकर उस पर जो टैक्स लगेगा वो ए देगा, 50% जो बी को मिला वो बी की इनकम में शामिल होकर उस पर जो टैक्स लगेगा वो बी खुद देगा। केस नंबर 2, अगर शेयर डिटर्मिनेबल ना हो तो कौन सा ट्रीटमेंट होगा? एओपी वाला, यानी 10 लाख की इनकम थी, 2 लाख रुपए उस पे खर्चे माइनस हुए,
अब जो अमाउंट आई इसमें से पहले टैक्स निकलेगा और फिर उसके बाद एओपी की तरह ट्रीटमेंट होगा, फिर ए और बी को उसके हिस्से मिलेंगे जिस तरह एओपी में ट्रीटमेंट होता है। यानी अगर नॉट इंडिविजुअली असर्टेबल है तो एओपी वाला ट्रीटमेंट होगा। असल में एओपी में टैक्स कटने के बाद शेयरिंग होती है, और अगर डिटर्मिनेबल है तो फिर खर्चे माइनस करने के बाद जो हिस्सा होगा वो दोनों को जॉइंट ओनर्स को दे दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था सर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से खर्चे माइनस करने की इजाजत है, हाँ जी, लेकिन सिलेक्टेड जितने लिखे हुए हैं वो, ये जितने लिखे हुए हैं इसके अलावा कोई नहीं। सर रिपेयर 20% माइनस करने की इजाजत है, एक्चुअल जितना भी खर्चा हुआ फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल। एक बंदा उसने 10 लाख रुपए किराया लेता, बिल्डिंग भी 1 रुपए की रिपेयर नहीं कराई, उसको भी 20% माइनस करने की इजाजत होगी। एक बंदा जिसको 10 लाख किराया था उसने 6 लाख की रिपेयर करा दी है, उसको भी 20% माइनस करने की इजाजत होगी। कहते हैं एक्चुअल खर्चा नहीं देखना, आपने 20% माइनस कर देना है। 1-2 बार बच्चों ने सवाल किया है कि सर जी उसने रिपेयर का खर्चा लिखा ही नहीं हुआ था। कोई बात नहीं भाई, नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है 0 है, तो भी आपने कितना माइनस करना है? 20%। इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग माइनस करने की इजाजत है। इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग माइनस करने की इजाजत है। तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है। ग्राउंड रेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स है, माइनस करने की इजाजत है। अगर किसी बंदे ने लोन लेकर वो बिल्डिंग ली थी जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, माइनस करने की इजाजत है। अगर किसी बंदे ने लोन नहीं लिया था बल्कि उसके साथ तय किया था, जिससे पैसे लिए थे उससे तय किया था मैं तुम्हें किराए का हिस्सा दूंगा, मैं तुम्हें किराए में शराकत दूंगा, तो इस केस में जो शेयर ऑफ रेंट है वो भी अलाउड एज डिडक्शन होगा। प्रॉपर्टी मैंने ली है 3.5 करोड़ रुपए की, 50 लाख कम हो गया था। अपने एक दोस्त को कहा यार जितना किराया आया उसका 25% तुम्हें दूंगा, 50 लाख उससे पकड़ा, 25% जो किराया 1 लाख रुपया आ रहा था महीने का, 25,000 महीने का उसे देने लग गया। इसको कहते हैं शेयर ऑफ रेंट। तो ये जो शेयर ऑफ रेंट होगा ये अलाउड एज डिडक्शन होगा सर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में समझाने के लिए दोस्त की बात की है, वरना इसने यहाँ पर हाउस बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और स्केजुअल बैंक की बात की है। लीगल चार्जेस सर उसने लिखा हुआ है एग्रीमेंट लिखने के लीगल चार्जेस माइनस करेंगे नहीं। कौन से लीगल चार्जेस माइनस होंगे? डिफेंड द टाइटल, बिस्मिल्लाह, डिफेंड द टाइटल, इसके लीगल चार्जेस। सर कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, सर कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी माइनस करने की इजाजत होगी। कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी माइनस करने की इजाजत होगी। अलबत्ता अगर किराया था 100 रुपए और कलेक्शन चार्जेस थे 6 रुपए, तो मैक्सिमम कितने माइनस करेंगे? 4 रुपए। अगर किराया था 100 रुपए तो मैक्सिमम 4% अलाउ है, और अगर किराया था एक्चुअल थे 6 रुपए तो मैक्सिमम 4 करने की इजाजत है। अगर किराया था 100 रुपए और एक्चुअल थे 2 रुपए तो सर विच एवर इज हायर का मतलब है 4% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक्चुअल 2 हुआ तो 2 माइनस करने की इजाजत होगी। या मेरी बात समझ आ गई है? अब रेंट के अंदर क्या क्या शामिल होना है? सर फोरफिटेड डिपॉजिट क्या रेंट में शामिल होना है या नहीं होना? इसका एक स्टैंडर्ड रूल समझ लीजिए सब लोग। सर फोरफिटेड डिपॉजिट रेंट में शामिल होना है बस। इससे पहले बाद सवालों में उसने ऐसे किया हुआ था, कि जिस प्रॉपर्टी का किराया आ रहा है उसी का ही डिपॉजिट भी फोरफिट हुआ है तो रेंट में शामिल करता था और नहीं करता था। लेकिन अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में उसने एक क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया आई कैप के कि उसने फोरफिटेड डिपॉजिट ही था सिर्फ, और उसका भी 20% लेके रिपेयर के तौर पे माइनस किया है। तो सर रूल अपने जहन में जो आपने रखना है, फोरफिटेड डिपॉजिट जो जिस तरह जैसे भी है आपने इसको रेंट में शामिल करके उसका 20% लेना। ठीक हो गया भाई? फोरफिटेड डिपॉजिट का
20% आपने लेना है, फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल करके रेंट में उसका 20% लेना है। अपने जेहन में रखिएगा, ये थोड़ी सी चेंज है, आप समझ लीजिए। हालांकि पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आई कैब के जिसमें उसने अगर वो प्रॉपर्टी का किराया नहीं आ रहा था तो फॉरफिटेड डिपॉजिट के तौर पे 20% नहीं लिया, लेकिन लेटेस्ट जिस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है मैं भी आपको वही रेकमेंड करूंगा कि आप भी जेहन में रखें, फॉरफिटेड डिपॉजिट शामिल करना ही करना है और उसका 20% माइनस करना ही करना है। अच्छा जी सर जी, एक कॉन्सेप्ट ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेस पे टैक्स होती है या एक्रूअल बेस पे? सर जी यही आपके लिए एक आजमाइश है कि आप अलर्ट हैं या नहीं। जब पूछूं तो बता दें, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों तक आवाज अभी तक भी नहीं पहुंची। सर रिसीट या एक्रूअल? एक्रूअल बेस का मतलब समझते हैं, किराया वसूल नहीं भी हुआ था, आपने उसको क्या कर दिया, इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स लगा के टैक्स अदा कर दिया। वो किराया बाद चो पता चलिया किराया मिलिया ही नहीं। सर अगर वो किराया नहीं मिला और किराया रेंट जो है वो बैड हो गया तो क्या होगा? वो कहता है आपने पिछले साल एक किराया मिलना था, आपने उसे इनकम में शामिल किया और उस पर टैक्स लगा दिया और टैक्स जमा करा दिया, अगले साल तक वो किराया नहीं मिला और वो रिकवर नहीं हो सका, रेंट रिकवर नहीं हो सका और बैड हो गया तो क्या होगा? वो कहते कोई बात नहीं, जिस तरह बैड डेट माइनस करते हैं इसी तरह ही अगर इररिकवरेबल रेंट हो जाएगा तो वो भी माइनस करने की इजाजत होगी। लेकिन पिछले सालों में वो इनकम में शामिल था और उस पर टैक्स लग गया था तो ही आपको जिस वक्त वो बैड हुआ है तो माइनस करने की इजाजत होगी। पहली बात। हाँ कुछ बातें उसने इसके अलावा भी कही हैं, 5 बातें हैं, 5 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। किराएदारी का मुआहिदा नेक नियति पर मबनी था, यानी अंडरस्टूड था कि इसने किराया देना है। दूसरा, आपने एक बंदा है जो आपको किराया नहीं दे रहा और उसने उसका किराया बैड हो गया तो आप उसे कहेंगे कोई बात नहीं काम करते रहो, ऐसे तो नहीं होता सर। अगर वो आपको किराया नहीं दे रहा तो आप उसे निकाल देंगे, यस और नो? या आपने ऐसे गंदे किराएदार को जो आपका किराया खा गया है, आप उसे क्या कहेंगे कि भाई चले जाओ, या कम से कम अदालत में केस करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे उसको निकालने की, यस और नो? दूसरी बात। तीसरी बात, सर एक प्रॉपर्टी जो लाहौर में आपकी प्लाजा है उस पे तो वो किराएदार बैड हो गया है, लेकिन कराची में जो आपका प्लाजा है वहां पर वो बड़ा ईमानदार है। ऐसे नहीं होता सर, किराएदार एक जैसा ही है, वो इधर भी और कराची में भी। सर तीसरी बात यह है कि भाई वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर किराएदार ना हो। पहली बात, किराएदारी का मुआहिदा नेक नियत पर हो। दूसरी बात, आपने उससे जगह खाली करा ली हो। तीसरी बात, वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी पर किराएदार ना हो। चौथी बात, आपने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हो। पांचवी और सबसे अहम बात, वो पिछली बार इनकम में शामिल हो गया हो और उस पर टैक्स चार्ज हो गया। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तो जो किराया, तो फिर वो जो किराया आप पिछले साल इनकम में ऐड कर चुके थे, इस साल उसी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करने की इजाजत होगी। अलबत्ता उससे अगले साल उसको एकदम कोई खौफ आ गया अल्लाह से और उसने कहा भाई मैंने आपका इतना किराया खाया था, ये किराया ले लो। जिस साल वो किराया सब्सिक्वेंटली रिसीव हुआ उस साल दोबारा इनकम में शामिल कर दें। सर जी बात पिक हो गई है। असल में गेम ये है, 2018 में वो आपका किराया खा गया था, आप 2018 में वो सारा साल आपके पास किराए पे रहा, 2018 में आपने उसे इनकम में शामिल कर दिया। 2019 में वो आपका किराया खा गया था, आपने 2019 में वो जितना पिछले साल किराया इनकम में शामिल किया था उतना क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2020 में उसे हदायत हो गई, आके दोबारा किराया दे गया। 2020 में जब एक्चुअल में किराया वसूल किया तो दोबारा आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा। यस और नो? लो सर, सर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी खर्चा है उस पर भी यही रूल है। सुन लीजिए, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी खर्चा है, 2018 में एक खर्चा किया और आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से उसको
माइनस कर दिया, लेकिन वो पे नहीं किया, एंट्री की डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेबल, पे नहीं किया। सर 2019 गुजरा, 2020 गुजरा, 2021 गुजरा, वो पेबल ही रहा, आपने पे नहीं किया। तो 2022 में वो जो खर्चा था, वो जो आपने जिसको पे नहीं किया था, अनपेड था, उसको दोबारा इनकम में ऐड कर देंगे। ये रूल इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी अभी आना है, तो अब मैं रेफर करूंगा, अभी ध्यान से समझ लो। 2018 में खर्चा किया जिसको पे नहीं किया, 2019 में, 2020 में, 2021, 3 साल मजीद गुजर गए, वो वाला खर्चे की पेमेंट नहीं की। 2022 में 3 साल गुजरने के बाद अगर वो अभी भी अनपेड था, तो 2022 में दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले खर्चे के तो 2018 में माइनस किया था ना इनकम में से, 2022 में दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2023 को उसको अल्लाह की हिदायत हो गई, सब्सिक्वेंटली पे कर दिया, जब पे किया दोबारा माइनस करने की इजाजत होगी। इसमें काम की बात यह कि जिस साल एक्सपेंस बुक किया और इनकम में से माइनस किया है, वो साल खत्म होने के बाद 3 साल है। 2018 में वो खर्चा हुआ है, वो साल खत्म होने के बाद 19, 20, 21, 3 साल है। और उसके बाद 22 है, ये पास पेपर में इसी तरह ही सवाल भी आया है, 19, 20, 21, 3 साल, 2022 में वो इनकम में शामिल होगा। और फिर सब्सिक्वेंटली जब भी पे की है तो फिर दोबारा माइनस हो जाएगा। इसमें एक और बात भी है, सब्सिक्वेंटली पे कर दिया हो, यानी 2023 को वो बंदा आया कहता है अल्लाह की कसम पे कर दूंगा, माइनस करने की इजाजत, अब पे करोगे तो ही माइनस करने की इजाजत होगी, वरना नहीं होगी। सर 2.1 में ये वाली बात थी। इसका लास्ट पॉइंट ये कि वो खर्चा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस हो रहा है, वो किसी और हेड में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर सिक्योरिटी और एडवांस, ये 2 तरह का होता है, एक नॉन एडजस्टेबल और एक एडजस्टेबल। अगर तो आपको सर जी मालिक मकान बन के सोचे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन बन जाएंगे। आपने मकान को किराए पर दिया हुआ है, एक माहाना किराया मिलता है और एक पहले सिक्योरिटी वसूल करते हैं, यस और नो? अच्छा, मैं हर बारी नहीं कह सकता कि यार अलर्ट रहना, तुसी आप समझदार हो। सर जी आपको एक सिक्योरिटी वसूल हुई है और एक किराया वसूल है। ये सिक्योरिटी 2 तरह की हो सकती है, एक एडजस्टेबल और एक नॉट एडजस्टेबल। जो एडजस्टेबल होती है वो किराए के साथ साथ एडजस्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे किराया था 20,000 रुपए और सिक्योरिटी थी 1 लाख रुपए। अब तय ये पाया कि हर महीने हम पे करेंगे किराया 15,000 और 5,000 सिक्योरिटी में से कटौती हो जाएगी, यानी एक महीने जब पे करेंगे तो 15 पे करेंगे, 5,000 सिक्योरिटी में से कटौती हो जाएगी और बाकी सिक्योरिटी कितनी रह जाएगी, 95,000। मेरी बात समझ आ गई है? इसको कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस। अगर एडजस्टेबल एडवांस हो तो इस सिक्योरिटी पर कुछ भी टैक्स, इको को कम कीजिएगा जरा, मैंने हमेशा यही देखा कि कुछ देर बाद वो वापस आ जाती है, लेकिन पुरानी सारी गुस्सा जो है अभी निकल रहा है। रेलेवेंट बंदे को अगर बुला दे तो आसानी हो जाए। जी एक बार देखिएगा हमाद, आप देखिएगा कि ऑनलाइन आवाज ठीक आ रही है। अच्छा जरा देखिए सर, हम अपने काम की तरफ ही चलते हैं। ये सिर्फ हमाद ने देखना था, आप सब भी देखने लगे, सर आपने नहीं देखना। अच्छा देखिएगा, पे 15,000
और सिक्योरिटी जो एडजस्ट हो रही है वो 5,000 की हो रही है। सर ये जो सिक्योरिटी थोड़ी थोड़ी करके एडजस्ट हो रही है ये ऑटोमेटिकली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होकर टैक्स होगी, यस और नो? सो इस सिक्योरिटी का जो एडजस्टेबल सिक्योरिटी होती है इसका नो टैक्स ट्रीटमेंट। अगली बात करते हैं नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी। ये असल सिक्योरिटी जो हमारे यहाँ चलती है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी चलती है वो पता है क्या होता है जनाब? 1 लाख रुपया सिक्योरिटी होगी, 20,000 रुपया किराया होगा और किराया एडवांस में होगा। 1 लाख रुपया आप वसूल करते हैं सिक्योरिटी का और 20,000 किराया लेते हैं और उससे कहते हैं भाई ये सिक्योरिटी तब वापस मिलेगी जब तुम ये मकान खाली करोगे, यस और नो? अच्छा, जब वो मकान खाली करेगा तब सिक्योरिटी वापस देंगे। इस केस में ये जो सिक्योरिटी है इसको कहते हैं नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी। अब इस केस में क्या होता है, जो नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी होती है उसका रूल है, सर ये 1 लाख की सिक्योरिटी थी, इसको डिवाइडेड बाय 10 करके 10,000 रुपये हर साल इनकम में शामिल करेंगे। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी का टैक्स ट्रीटमेंट ये है कि जितनी सिक्योरिटी भी मिले डिवाइडेड बाय 10 करके उसे टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दें। किस साल? जिस साल वसूल किया उस साल और अगले 9 साल, या ये कह लें 10 सालों के लिए हर साल ऐसा ही होगा। सर जी पहली बात समझ आ गई? जिस साल सिक्योरिटी वसूल की जितनी सिक्योरिटी थी डिवाइड बाय 10 करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल कर दो, पहली बात। दूसरी बात, अगर 10 साल के बाद 11वां साल हुआ है तो जाहिर बात है कुछ भी ऐड नहीं होगा, यस और नो? जिस साल सिक्योरिटी वापस की थी उस साल डिवाइड बाय 10 करके कुछ भी माइनस, सॉरी जिस साल सिक्योरिटी वापस की थी उस साल डिवाइड बाय 10 करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। हमने यहां पर तो पढ़ा ऐड होगा, लेकिन जब वापस कर दी तो फिर नो टैक्सेबल, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ये इनकम में शामिल नहीं होगी। जिस साल वसूल किया था डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करेंगे, जिस साल पे किया था उस साल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, वापस किया था। हाँ, एक बंदा है उसने 1 लाख की सिक्योरिटी वापस की, ईयर 1 में सिक्योरिटी ली थी, ईयर 3 में सिक्योरिटी वापस करके 1 लाख की एक दूसरे किराएदार को मकान किराए पर दे दिया और उससे 3 लाख की सिक्योरिटी ले ली। ये तीसरी एडजस्टमेंट है, यही ज्यादा पेपर में आती है। वो कहता है आपने 1 लाख की सिक्योरिटी वापस कर दी और 3 लाख की सिक्योरिटी ले ली, तो नई सिक्योरिटी कितनी ली है? 3 लाख। डिवाइड बाय क्या करना है? 10 करना है, माइनस, गौर से देखना उर्दू में लिख रहा हूं, पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पर टैक्स लग चुका है। सर जी आप मुझे बताते हैं पुरानी सिक्योरिटी के कितने हिस्से पर टैक्स लग चुका है? ईयर 1 में डिवाइड बाय 10 करके आपने 10,000 इनकम में शामिल किया होगा, यस और नो? ईयर 2 में किया होगा, ईयर 3 में किया होगा, नहीं किया होगा, क्योंकि ईयर 3 में तो पैसे वापस कर दिए। पहले साल की है, दूसरे साल की है, तीसरे साल जब पैसे, जिस साल पैसे वापस किए उस साल इनकम में शामिल नहीं करना, पहले साल के दूसरे साल के। यानी पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जो इनकम में शामिल हो गया वो कितना है? 10,000 ये है और 10,000 ये है, कितने हो गया? 20,000। सर 3 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, ये आ गया 2,80,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 28,000। ये 10 साल के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। सर जी बात समझ में आ गई है? ये इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी के हवाले से सारी थॉरो डिस्कशन थी जो मैंने आपके साथ कर दी। ज़रा अब मुझे अगले एरिया की तरफ जाना है और वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट रह तो नहीं गया? मैंने डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। अपना इसमें से सवाल आम रूटीन से ज़्यादा आ रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल दे के ना तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को बस पूरा पूरा ही पूछता था, अब न्यूमेरिकल अलहदा और फिर इसमें से अलहदा 8-10 मार्क्स के। ठीक है, तो मेक श्योर करना है आपने कि लो सर आगे आ गया चैप्टर नंबर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है? असल में मैं इसको 6 के साथ कनेक्ट इसलिए करता हूं कि 4 बातें तो आपको पहले ही पढ़ा देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। ठीक है, 6 के साथ 10 कनेक्ट कर दिया, वहां से ही बात इधर ले आते हैं। सर जो सैलरी में भी ना आए, प्रॉपर्टी में भी ना आए, कैपिटल गेन में भी ना आए और किस में भी ना आए, बिजनेस में भी ना आए, तो वो किस सेट में आएगा? सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डेफिनेशन में एक बात समझिए, इनकम हो, टैक्सेबल हो, एनटीआर हो और किसी दूसरे हेड में फॉल ना करे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। इनकम हो, इनकम हो, टैक्स एग्जेम्प्ट ना हो यानी टैक्सेबल हो, एफटीआर ना हो यानी एनटीआर हो और किसी दूसरे हेड में फॉल ना करे यानी सैलरी भी ना हो, प्रॉपर्टी भी ना हो, बिजनेस भी ना हो, कैपिटल गेन भी, ये सब चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा? अदर सोर्स होगा। क्या क्या शामिल है? पहले 3-4 पॉइंट बड़े कीमती हैं सर। इन पहली बात, सर सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, प्रॉपर्टी एक्रूवल बेस पर टैक्स होती है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होता है, रिसीट बेस पर टैक्स होता है। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या शामिल है? सर डिविडेंड। आप कह सकते हैं सर जी डिविडेंड तो आपने खुद बताया था कि ये इनकम फ्रॉम, ये एफटीआर आइटम होती है। सर अगर एफटीआर आइटम अगर डिविडेंड पर टैक्स कटे बगैर मिले तो वो एनटीआर होगा और अगर एनटीआर हुआ तो किस साइड में जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। सर रॉयल्टी, सर नॉन रेजिडेंट से मिले तो एफटीआर है, कल पढ़ा है। अगर रेजिडेंट से मिले, रेजिडेंट को मिले, नॉन रेजिडेंट को मिले तो एफटीआर, रेजिडेंट को मिले तो एनटीआर। प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम है लेकिन कंपनी के लिए एनटीआर है और अगर एनटीआर होगी तो किस हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेपरेट ब्लॉक आइटम होते हुए भी हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही होता है अनलेस बिजनेस हो। अभी बताता हूं, क्योंकि अगर किसी बैंक का बिजनेस ही प्रॉफिट ऑन डेट कमाना है तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगी। चौथी बात, सर एफबीआर वालों को मैंने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया था 1 लाख, मेरा बनता था 90,000, सर 10,000 क्या आ गया? रीफंड आ गया। सर ये 10,000 रीफंड आया एफबीआर को, मैंने कहा रीफंड, तो एफबीआर ने कहा जी 15 जनवरी 2022 को मिल जाएगा। 15 जनवरी 2023 भी गुजर गई, अभी तक नहीं मिले। लो जी पिछले दिनों चेक आया है 12,000 रुपए का। उन्होंने कहा 10,000 असल रकम और 2,000 रुपया एडिशनल पेमेंट। ये जो एडिशनल पेमेंट आपको हुई है, ये एडिशनल पेमेंट ड्यू टू डिलेड रिफंड है, ये किस साइड में जाएगा सर? ये अदर सोर्स में जाएगा। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, 10,000 नहीं, ऊपर वाले 2,000 हैं सर। 10,000 नहीं बल्कि ऊपर वाले 2,000 हैं। पास पेपर में उसने पूछा भी है और उसने जानबूझ के इनकम के अंदर पूरा 12,000 लिखा हुआ था। आपने इनकम के अंदर 12,000 नहीं करना बल्कि इनकम के अंदर कितना ऐड करना है? सिर्फ। बात समझ आ गई सर? एडिशनल। ग्राउंड रेंट क्या होता है सर? सुनिए,
ग्राउंड रेंट ये होता है कि आप जमीन किराए पर लेके, किराएदार जमीन किराए पर ले और किराएदार अपने पैसे से बिल्डिंग बनाए। अब जो वो किराया दे रहा होगा ना, वो सिर्फ जमीन का किराया होगा, उसको कहते हैं ग्राउंड रेंट। ये किस हेड में जाता है? ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाता है, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर्स। सर अगर किराएदार जमीन किराए पर ले, एक हफ्ता इवेंट कराए और उसके बाद उसका किराया दे, तो ये किस हेड में जाएगा? माशाल्लाह, शाबाश, सबको पता है। सर अगर जमीन किराए पर दी, ऊपर बिल्डिंग नहीं बनाई, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा। जमीन किराए पर दी, ऊपर बिल्डिंग बनाई, अब बिल्डिंग बनाने के बाद जो जमीन का किराया देंगे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम, शाबाश, सबलीज। सर मालिक मकान को जो किराया मिलता है ना, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है। किराएदार को जो किराया मिलता है ना, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होता, बल्कि इनकम फ्रॉम, यानी मैंने एक मकान किराए पर लिया, ऊपर वाला पोर्शन आगे किसी को किराए पर दे दिया, 25,000 रुपये का किराए पर लिया, 50,000 रुपये आगे किराए पर दे दिया। ये जो 50,000, ये जो 25,000 रुपया मैं कमा रहा हूं दरमियान से, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। सर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया और एक कंपोजिट रेंट, पूरा रेंट मिल रहा है। वो कहते हैं पंजाबी में उक्का बुक्का रेंट मिल रहा है सारा। वो कितना है सर? 5 लाख रुपए। उसमें बिल्डिंग भी शामिल है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी शामिल है, ओवरऑल। अब ये 5 लाख जो किराया मिल रहा है, ये किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हाँ, अगर वो बता दे बिल्डिंग का किराया 4 लाख, अगर प्लांट एंड मशीनरी का किराया 1 लाख है, तो फिर बिल्डिंग का किराया प्रॉपर्टी में जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी का किराया अदर सोर्स में जाएगा, अगर वो बता दे तो। अच्छा, एक सवाल में उसने क्या किया था? उसने कहा बिल्डिंग खरीदी 4 मिलियन की और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1 मिलियन की और किराया था 50,000। कुछ बच्चे ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब है कि 4 मिलियन की बिल्डिंग थी और 1 मिलियन की प्लांट एंड मशीनरी थी, तो किराए को खुद ही तकसीम कर दिया, यानी 40,000 रुपया बिल्डिंग को कर दिया और 1 मिलियन प्लांट एंड मशीनरी को कर दिया। ऐसा नहीं करना। वो रेंट के बारे में आपको कैटेगोरिकली कहेगा कि जनाब इतना रेंट बिल्डिंग का है, तो इतना बिल्डिंग का होगा, बाकी प्लांट एंड मशीनरी का होगा। सर बात समझ में आ रही है? तो आपने इसको पोर्शन खुद अपनी समझदारी से नहीं करना जब तक वो खुद ना कह दे। सर सहूलियात, हॉस्टल में सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, सिर्फ स्पेस नहीं होती, उसमें वाईफाई भी होता है, लॉन्ड्री भी होती है, खाने का सिस्टम होता है और कोई बेनिफिट्स हैं, पार्किंग हो सकते हैं। अब इस केस में जो आप हॉस्टल में पैसे दे रहे होते हैं, वो सिर्फ जगह का किराया नहीं होता, वो होता है बिल्डिंग टुगेदर विद एमेनिटीज एंड यूटिलिटीज, बिजली पानी गैस वगैरह भी शामिल होता है उसमें। अब इस केस में जगह का किराया सिर्फ शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ जगह का किराया नहीं बल्कि सारी सहूलियात भी शामिल हैं। अगर वो आपसे इकट्ठा 20,000 रुपये ले रहे हैं या 30,000 रुपये ले रहे हैं, तो जनाब ये सारे का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हाँ, अगर वो बता दे कि खाली जगह लेनी है तो 10,000 रुपये और यूटिलिटीज़ और बाकी चीज़ें भी लेनी है तो उसका 10,000 अलहदा से है। तो इसका मतलब है आपको पता चल गया, ये वाला जो 10,000 सिर्फ जगह का, ये प्रॉपर्टी में जाएगा, बाकी जो बाकी चीज़ों का 10,000 है वो यूटिलिटीज़ और अमेनिटीज़ में जाएगा। सर जी बात पिक कर गए, यस और नो? अच्छा जी, डीम्ड इनकम क्या होती है सर? एक बंदा है जिसने टैक्स वालों को शो किया है, सर अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट पढ़ी हुई है तो मैं ज़्यादा खुल के बता सकता हूँ कि मेरे पास टोटल वेल्थ है 100 मिलियन की, इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 125 मिलियन की, तो टैक्स वाले कहेंगे तुमने तो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में टोटल वेल्थ 100 मिलियन की डिक्लेयर की है, 125 मिलियन की प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हो? इसका मतलब है तुम कुछ छुपा रहे हो। अब ये जो 25 मिलियन इसने कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, इसको क्या ट्रीट कर दिया? इसको इनकम ट्रीट करेंगे और वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर
सोर्स। सर एन्युटी या पेंशन अगर एम्प्लॉयर दे तो सैलरी में आता है, अगर एम्प्लॉयर ना दे तो अदर सोर्स में आता है। प्राइज विनिंग बॉन्ड अगर टैक्स कट के मिले तो एफटीआर, टैक्स कटे बगैर मिले तो एनटीआर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर अगर नेचुरल आपके दोस्त ने आपको कहा कि मुझे अपना ड्राइंग रूम खोदने की इजाज़त दो, मुझे लगता है कि इसके नीचे जो है वो कोई सोना या कोई नेचुरल रिसोर्स मौजूद है, कीमती पत्थर मौजूद है, आपने उसको इजाज़त दी कि भाई तुम जैसा है खुदवाई करा लो, लेकिन उसके बाद मुझे एज इट इज़ ही वापस कर देना और मैं 5 लाख रुपए इसका लूँगा। अब ये जो 5 लाख आप उससे वसूल कर रहे हैं, आपने उसको इजाज़त दी है कि वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सर ये जो आपने उसको इजाज़त दी है, ये जो आपने उसको इजाज़त दी है, ये जो है यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी की आपके लिए इनकम होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक और केस भी हो सकता है कि जनाब वो सिर्फ यूज़ करने, आप उसे कहें कि जितना हीरा निकलेगा उसका भी 10% लूँगा और 5 लाख भी लूँगा। अब इस केस में अगर 1 करोड़ रुपए का हीरा निकला है तो 10 लाख आप एक लेंगे और 5 लाख आपने जो उसे तय किया वो लेंगे, तो टोटल 15 लाख हो गया। बहरहाल जो भी फ़ायदा आप उससे लेंगे वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। सर अगली बात है, बयाने पर कोई चीज़ दी होती है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात कोई चीज़ें गिरवी पर दी होती हैं। सर गिरवी पर मैंने एक दुकान ली है और तय ये किया है कि जनाब मैं इसका 2 करोड़ रुपया दूंगा। अब ये मेरी पोजेशन में है, लीगल डॉक्यूमेंट मेरे नाम नहीं है, पोजेशन मेरी है, कब्जा मेरे पास है। 2 करोड़ रुपए का मैंने क्या खरीदा? कब्जा खरीदा, और वही कब्जा मैंने 2.5 करोड़ रुपए का बेच दिया 1 साल बाद, तो मैंने कितने पैसे कमाए? 50 लाख कमाया। सर ये जो कब्जा खरीदा 2 करोड़ का और बेचा 2 करोड़ 50 लाख का, ये जो 50 लाख मैंने कमाया ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे, अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक होते तो कब्जा ना खरीदते, टाइटल खरीदते। यस और नो? सर आप चूंकि प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे, अगर प्रॉपर्टी के मालिक होते तो बेचकर जो बेनिफिट होता वो अंडर द हेड कैपिटल गेन जाता। अब चूंकि आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, कब्जा ही बेचा और कब्जा ही खरीदा है, अब इसमें जो फायदा आपको हुआ है वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, और ये सारे का सारा फौरी टैक्सेबल नहीं होगा। इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और हर 10 सालों पर इक्वली डिवाइड होगा, यानी 2.25 मिलियन में से 20 मिलियन लेस कर देंगे, कितने का फायदा हो गया? 5 मिलियन का। ये अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्स होगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पता कितना आएगा? 5 लाख। कितने सालों के लिए? फॉर 10 ईयर्स। अप्रूव्ड इनकम पेमेंट या एन्युटी प्लान जो होता है उसके हवाले से भी उसने कहा है कि ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। आपके सगे रिश्तेदारों के अलावा आपको कोई बंदा भी गिफ्ट दे, आपके सगे रिश्तेदार और आपकी बीवी के सगे रिश्तेदार और आपका एडॉप्टेड चाइल्ड, ये 3 एक्सक्लूजन्स हैं। इसके अलावा कोई आपको गिफ्ट दे तो याद रखिए ये आपके लिए इनकम में शामिल होगा। याद है कल एक पास पेपर की बात करते और कहते कि रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिया है शादी पर 1 मिलियन का, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई बंदा आपको प्लॉट दे दे तो क्या वो भी आपकी इनकम में शामिल होगा? द आंसर इज देखें वो सगा रिश्तेदार है या नहीं। अगर सगा रिश्तेदार नहीं है तो वो भी इनकम में शामिल होगा, अगर सगा रिश्तेदार है तो इनकम में शामिल नहीं होगा। याद है उसी सवाल में था कि वो पेरेंट ने गाड़ी दी है 5 मिलियन की, कराऊंगा आप, पेरेंट्स ने गाड़ी दी है 5 मिलियन की, वो इनकम में शामिल नहीं होगी। लेकिन अगर ये सगा रिश्तेदार ना होता, आपका फ्रेंड आपको गाड़ी देता 5 मिलियन की, सर ये 5 मिलियन आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होना था, लेकिन ये कौन देता है? सब बातें बनी हैं। सर जी इसके बाद
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक अहम पॉइंट, अगर आपको पैसे वसूल हुए हैं एज गिफ्ट, पैसे वसूल हुए एज गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव नहीं है तो फिर तो वैसे ही इनकम है, लेकिन अगर रिलेटिव से गिफ्ट आपको वसूल हुआ है या पैसे वसूल हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स, डिपॉजिट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स, और तीसरे नंबर पे डिपॉजिट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर, आपको पैसे वसूल हुए एज लोन या आपको पैसे वसूल हुए एज एडवांस, तो आपने फौरन देखना है कि आपको कौन दे रहा है ये पैसे, क्या बैंक दे रहा है? अगर बैंक दे रहा है तो नॉट टैक्सेबल, अगर बैंक नहीं दे रहा तो स्टेप नंबर 2, पहले केस में देखा है कौन दे रहा है, दूसरे केस में देखना है किस तरह दे रहा है। सो क्या कैश में दे रहा है या क्रॉस्ड चेक के जरिए दे रहा है या अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए दे रहा है। अगर कैश के जरिए दे रहा है तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर क्रॉस चेक के जरिए दे रहा है तो नॉट टैक्सेबल, और अगर अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यानी क्रेडिट कार्ड के जरिए दे रहा है या क्रेडिट कार्ड के जरिए दे रहा है या ऑनलाइन दे रहा है, तो फर्दर देखना पड़ेगा जो बंदा पैसे दे रहा है उसका एनटीएन बना हुआ है या एनटीएन नहीं बना हुआ। अगर उसका एनटीएन बना हुआ है तो नॉट टैक्सेबल, और अगर उसका एनटीएन नहीं बना हुआ तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर। ये लंबी चौड़ी बात का मुख्तसर खुलासा है। आपने इसी बात को मैंने 5 जुमलों में लिखा भी है। अगर आपको बैंकिंग कंपनी से पैसे मिले हैं तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा, अगर आपको क्रॉस चेक के ज़रिए पैसे मिले हैं तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा, अगर आपको कैश के ज़रिए पैसे मिले हैं तो टैक्स होगा, अगर आपको बैंकिंग चैनल से पैसे मिले हैं जिसका एनटीएन बना हुआ है तो टैक्सेबल नहीं होगा, और एनटीएन नहीं बना हुआ तो टैक्सेबल होगा। पैसे किस ज़मन में मिले हों, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, डिपॉजिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर, लोन या एडवांस। हाँ, इसमें अभी 2 बातें और हैं। सर वो 2 बातें ये हैं कि ये जो एडवांस जिसकी उसने बात की है, अगर एडवांस सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए, सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। यानी अगर आई कैप वालों ने एक बंदे को कहा है कि हमें पेंट चाहिए पूरा आई कैप पेंट करने के लिए, 20 लाख रुपए का पेंट खरीदा और एडवांस में पेमेंट किया है कैश में, जिस बंदे ने वसूल किया, क्या उसके लिए ये इनकम होगी? द आंसर इज नो। चूंकि ये सेल ऑफ गुड के अगेंस्ट उसने एडवांस वसूल किया है, ये अगर कैश में भी करे तो टैक्सेबल नहीं। अगर आई कैप वालों ने एक बंदे को कहा कि ये पूरी बिल्डिंग पेंट करनी है, ये पकड़ो 5 लाख रुपया कैश में एडवांस, तो जिस बंदे ने वो पैसे वसूल किए क्या उसकी इनकम में शामिल होगा ये एडवांस? द आंसर इज नो। क्यों?
प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट जो एडवांस लिया है वो इनकम में शामिल नहीं होगा। हाँ, अब तीसरी वैरायटी इसमें ये है, अगर सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो तो उस पर रूल अप्लाई होगा। कौन से वाला? ये सर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आई कैब वालों ने एक बंदे को कहा कि जी 10 लाख 20 लाख का पेंट चाहिए और 20 लाख रुपए हम आपको पेंट करने के हवाले से देंगे, ये पकड़े 10 लाख रुपए एडवांस और कैश में एडवांस दिए, तो क्या उस बंदे के लिए ये इनकम होगी? द आंसर इज यस। अगर ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, और अगर ये दोनों काम अलहदा अलहदा हो रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? ये सर इसके हवाले से सारी बात थी जो मैं चाह रहा था आपको मैं डिटेल से बता दूं। सर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, याद रखिएगा अगर किसी इदारे के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के जितने पहलू और जितनी बातें पड़ी, अगर किसी इदारे के लिए ये उसका मेन बिजनेस हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है, चूंकि ये उसका मेन बिजनेस है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। एक इदारा है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका असल काम ही डिविडेंड कमाना है, तो उसके लिए डिविडेंड इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? कोई भी मुआवजा आपको मिल गया, रिटर्न मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, यील्ड मिल गया, कोई भी लफ्ज आप कहें जो आपको डेट के अगेंस्ट मिले तो वो प्रॉफिट ऑन डेट होगा। हाँ, अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल के तौर पे मिले तो वो प्रॉफिट ऑन डेट नहीं होगा। ये बात मेन है, प्रॉफिट ऑन डेट में क्या शामिल है। अलबत्ता ये 2-3 बातें लिखी हैं, ये मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ाता हूँ, ये बात यहाँ पर भी आ रही है और बिजनेस में भी आ रही है, बिजनेस में पढ़ाऊंगा। सर प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? आपको डेट के ऊपर जो भी गेन हुआ है वो प्रॉफिट ऑन डेट है। इस पर टैक्स लगेगा? यस लगेगा। कितना, किस तरह? सर ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, इस पर सेपरेट रेट पर टैक्स लगेगा। कितना? सर वो कहता है पहले बताएं अमाउंट कितनी है। अगर तो अमाउंट है 5 मिलियन तो इस पर ये अगर 5 मिलियन की अमाउंट है तो ये क्या है, इस पर 5 मिलियन तक प्रॉफिट ऑन डेट है। 5 मिलियन तक डेट नहीं, 5 मिलियन तक असल रकम नहीं है, 5 मिलियन तक सूद है, 5 मिलियन तक का प्रॉफिट है, तो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम हो गया, 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और अगर 5 मिलियन से ज्यादा है सूद तो ये एनटीआर आइटम होगी और स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स लगेगा। सर जब एनटीआर आइटम होगी तो स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स लगेगा, यानी अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से ज्यादा हो तो वो एनटीआर आइटम है। कंपनी को प्रॉफिट ऑन डेट मिले तो एनटीआर आइटम है, इंडिविजुअल और एओपी को प्रॉफिट ऑन डेट मिले तो सेपरेट ब्लॉक इनकम है। सेपरेट ब्लॉक इनकम में भी उसने कहा 5 मिलियन तक का इंटरेस्ट या प्रॉफिट ऑन डेट है तो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम है, 5 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट ऑन डेट है तो वो एनटीआर होगा। सर अगर आपको टैक्स कट के अमाउंट मिली है तो वो एनटीआर है, अगर सर टैक्स कट के अमाउंट मिली है तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होगा, और अगर टैक्स कटे बगैर मिल गई तो सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगा बल्कि एनटीआर होगा। सर अगर आपको 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बनता था, वो पूरा लाख मिल गया, ये एनटीआर। आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 15% कटने के बाद 85,000 मिला है, अब ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर टैक्स कट के मिला तो सेपरेट ब्लॉक आइटम है, अगर टैक्स कटे बगैर मिला तो एनटीआर है। मेन
इसमें ये बातें थी। विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है सर? ये वो बंदा होता है जो टैक्स काटता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सर जी सैलरी में से कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, यस और नो? प्रॉपर्टी में से है, गिनती के खर्चे जो उसने बताए हुए हैं। अदर सोर्स में से है, लेकिन सर जब इनकम रिसीट बेस पर टैक्स हो रही है तो एक्सपेंस भी पेड बेस पर अलाउ होगा, यानी जितना खर्चा एक्चुअल में किया है वो माइनस करने की इजाजत होगी। सर अगर जक़ात है, जक़ात पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट नॉट फॉलिंग अंडर एसबीआई, सर ये सेकंड स्टेप है। ज़कात पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट नॉट फॉलिंग अंडर एसबीआई। सर ज़कात सेपरेट ब्लॉक आइटम में से माइनस होनी है, डिडक्टेबल ना हो, सेपरेट ब्लॉक आइटम में से माइनस नहीं होता। एफटीआर में से माइनस होना है, ज़कात एफटीआर आइटम में से भी माइनस नहीं होगी। एक बात और है, आगे मतलब इसकी एग्जांपल में थी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम में से या एफटीआर आइटम में से ज़कात माइनस हुई हुई है तो उसे एफटीआर आइटम में ऐड बैक करके एनटीआर में से माइनस होगी। 2-3 बार सवाल आया पास पेपर में, आपको डिविडेंड मिला है, ज़कात कट के मिला है, आपने डिविडेंड में ज़कात ऐड करनी है और फिर लेस कहाँ से करनी है? एनटीआर में से। चूंकि डिविडेंड एफटीआर आइटम है, डिविडेंड में से ज़कात माइनस हुई है तो डिविडेंड में ज़कात ऐड बैक करेंगे और एनटीआर में से माइनस करेंगे। बात ज़हन में रखिएगा। सर अगर प्लांट और बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठा किराए पर दिया है तो क्या बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन माइनस होगी? यस। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन माइनस होगी? यस। प्लांट एंड मशीनरी का इनिशियल अलाउंस माइनस होगा? यस। ये बातें जब पहले हुई थी हमने बताई थी तो उस वक़्त हमने इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन अब तो आपको आसानी से ये बात बता सकते हैं। सर डिडक्शन नॉट अलाउड वाले सारे कॉन्सेप्ट जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़े लिखे हुए हैं वो सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डिडक्शन के हवाले से भी अप्लाई होते हैं। सर कोई खर्चा भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए किया जाए वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। सर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर देते हैं तो रिपेयर का 20% वाला रूल अप्लाई नहीं होता, एक्चुअल रिपेयर माइनस होती है। जब आप खाली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिर रिपेयर का 20% वाला रूल अप्लाई होता है। अक्सर बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं। सर ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डिस्कशन थी, मैंने सारी आपको बता दी। डे 2 अब आगे कैपिटल गेन की बात। मेरे मुताबिक इस अटेम्प्ट में कैपिटल गेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसमें ख़ास तौर पे 1-2 कॉन्सेप्ट जो नए आए हैं डीम्ड इनकम वाले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और भी चेंज आई हुई है, दोनों चेंजेस भी ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ और ओवरऑल भी डिस्कस करता हूँ। कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पे जो गेन होती है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, सिवाय उस गेन के जो एग्जेम्प्ट हो। सर कैपिटल गेन एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है। कैपिटल गेन किस बेस पर टैक्स होता है? एक्रूअल बेस पर, यानी आपने शेयर बेच दिया, पैसे नहीं अभी मिले, फिर भी आप उसे इनकम के तौर पे रिकॉर्ड भी करेंगे, उस पर टैक्स भी देंगे। सर कैपिटल एसेट क्या है? वो कहते हैं छोड़ो, कैपिटल एसेट क्या है इस बात को छोड़ दो, ये बात बता देते हैं कैपिटल एसेट क्या नहीं है। इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। कौन से एसेट डेप्रिशिएबल एसेट हैं? सर पर्सनल मूवेबल एसेट डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है सिवाय इन 12 आर्ट रिलेटेड आइटम्स के। ये सर आर्ट रिलेटेड आइटम्स है, यानी ये आइटम्स कैपिटल एसेट्स हैं। पेंटिंग, ज्वेलरी, बुक, कॉइन, स्कल्पचर, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प, मेडालियन, ड्राइंग, फोलियो, फर्स्ट डे कवर और एंटीक,
इसको आपको इसलिए याद करना चाहिए कि उसने अचानक ही एंटीक के बारे में कोई बात कर दी, नहीं तो आपको पता होगा ये आर्ट रिलेटेड आइटम है, क्योंकि इसके बारे में रूल्स स्पेसिफिक हैं। सर कैपिटल एसेट क्या नहीं है? इन्वेंट्री भी नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट भी डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। सर इसका मतलब ये है कि ये वाले आर्ट रिलेटेड आइटम डेप्रिशिएबल एसेट हैं, और लैंड मूवेबल एसेट है कि इमूवेबल है? ये कैपिटल एसेट होगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? बिल्डिंग मूवेबल है कि इमूवेबल है? क्या ये कैपिटल एसेट है? डिपेंड करता है ये पर्सनल है या बिजनेस है। अगर बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये डेप्रिशिएबल एसेट है और कैपिटल एसेट नहीं है, और अगर ये पर्सनल है तो ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, और उस केस में ये कैपिटल एसेट होगा। भाईजान मेरी बात समझ आई है? लो सर, आमतौर पे कौन से एसेट कैपिटल एसेट्स होते हैं? सर उसने इस बारे में कुछ बात कही, शेयर्स, सर्टिफिकेट्स और गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स। ये वाली बात भी आनी है आगे, मगर अभी बता देता हूँ। सर जी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स ये इंटेंजिबल्स में भी आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और यहाँ पर भी है। अब ये समझ नहीं आती कि ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है। इसका जवाब बड़ा आसान है। अगर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट अमोर्टाइजेबल है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, अदरवाइज ये हमेशा कैपिटल एसेट होता है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, डिस्पोजल, दो लाइनें याद रखिएगा, यहां एसेट नहीं रहा, यहां आप एसेट के मालिक नहीं रहे। डिस्पोजल का ये मतलब है। एसेट कब नहीं रहता? एक्सपायर हो जाए, खराब हो जाए, जल जाए, जाया हो जाए, तबाह हो जाए। आप एसेट के मालिक कब नहीं रहते? ट्रांसफर हो जाए, जब माफ कर दें, दस्तबरदार हो जाए, रिलिंक्विश दस्तबरदार कर दें, हो जाए आप, या ट्रांसफर हो जाए। सर एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहो, ये डिस्पोजल। एक बंदा फोत हो गया, उसका एसेट अब उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, सर ये भी डिस्पोजल है। बिजनेस का एसेट पर्सनल यूज करने लग गए हैं, ये भी डिस्पोजल है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया, बिजनेस उस एसेट का मालिक नहीं रहा। सर जी कैपिटल गेन क्या होता है? ए माइनस बी। व्हाट इज ए? डिस्पोजल प्रोसीड। व्हाट इज बी? कॉस्ट ऑफ द एसेट। सर डिस्पोजल प्रोसीड तो गिवन होगा कितने का बिका है, मेन गेम आती है कि कॉस्ट क्या होगी। सर इससे पहले फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लेते थे, लेकिन अब ये रूल बदल गया। ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टेकन एज कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टेकन एज कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट को हमने कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट लेना और फिर गेन निकालना है। क्या एक एसेट का लॉस है दूसरे एसेट के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? ये वाली बात भी बतानी चाहिए। सर एक है ए लिमिटेड, इसकी सिक्योरिटीज थी, हमने सेल की 100 रुपये की, परचेज की थी 70 रुपये की, 30 का हुआ था गेन। और एक है बी लिमिटेड, इसकी सिक्योरिटीज खरीदी थी 50 रुपये की, सेल की हैं बेची हैं 50 रुपये की, खरीदी थी 60 रुपये की। कितने का आ गया लॉस? ये 10 का। सवाल ये कि ये लॉस इस गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? क्या एक कैपिटल एसेट का लॉस दूसरे कैपिटल एसेट के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? यस और नो? द आंसर इज यस। हाँ, अगर बी लिमिटेड का गेन टैक्सेबल ना होता, अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। सर इफ द गेन इज नॉट टैक्सेबल देन द लॉस इज नॉट एडजस्टेबल।
यानी अगर बी लिमिटेड के शेयर बेचने पर जो गेन आया था वो एग्जेम्प्ट होता, टैक्सेबल ना होता, तो इसका लॉस भी ए लिमिटेड के गेन के साथ एडजस्ट नहीं होना। सर तीसरा, अगर 8 रिलेटेड आइटम है, आपने ज्वेलरी खरीदी थी 50 रुपए की, बेची और खरीदी थी 55 रुपए की, आपको 50 का क्या 5 का क्या हो गया, लॉस हो गया है। ये 8 रिलेटेड आइटम है, क्या इसका लॉस गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। यानी दो बातें काम की हैं, लॉस एडजस्टेबल नहीं होता गेन के साथ। कब? अगर आइटम 8 रिलेटेड हो, अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो उसका लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होता गेन के साथ। सही, ये दोनों बातें समझ आ गई? अच्छा, कैपिटल एसेट का लॉस कैपिटल एसेट के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है। सर ये वाली बात लिखी हुई है, और कैरिड फॉरवर्ड लॉस अगर 1 साल से ज्यादा के हों तो पुराना लॉस पहले एडजस्ट होता है। ये बात भी सर उसने कही हुई है 3.2 में, यही 3 बातें कही हैं। सर अब आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मसला नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सिर्फ ये देखें खरीदा कितने का और बेचा कितने का, गेन आया उसको देख लीजिए कि होल्डिंग पीरियड कितना था, और होल्डिंग पीरियड की बेस पर उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। आपको मैंने जो कल 5 सेपरेट ब्लॉक आइटम्स बताई थी, आपको याद होगा उसमें चौथा गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। सर जी बात समझ रहे हैं? गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर जी ये 5 जो आइटम्स उसमें से चौथी, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, यानी इस पर रेट सेपरेट लगेगा। टोटल इनकम में तो शामिल होगा, हेड ऑफ इनकम में तो शामिल होगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा। रेट भी नॉर्मल स्लैब रेट वाला नहीं लगेगा, बल्कि अलग लगेगा। टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। सर ये वाला एक एरिया है जो इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस बार कैपिटल गेन से सवाल लाजमी आना चाहिए। शायद इसमें क्रैमिंग वाला सवाल आए तो मैं आप सबको कहूँगा कि ये वाला, यानी हेड ऑफ इनकम में कम एरियाज हैं जिनको फुल क्रैम करना है, लेकिन ये वाली जो 4.2 है सर, इसको आपने हजम कर लेना, याद नहीं करना सिर्फ, उससे भी अगला स्टेप है। कोई लाइन कोई चीज़ रह ना जाए, सबको अच्छे से क्रैम करें। हम एक्सपेक्ट करें कि पहली बार टेस्ट होना है तो शायद इस बार जो टेस्टिंग होगी वो क्रैमिंग लेवल की होगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बंदा रेजिडेंट हो, प्रॉपर्टी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में हो, होल्ड की हुई हो, तो समझा जाएगा। डीम्ड इनकम का मतलब होता है सच्ची मुची वाली इनकम नहीं है, वो इनकम जो समझी जाएगी कि वो जो उसने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है उस पर उसको 5% सालाना के हिसाब से किराया मिल रहा है, और ये किराया जो उसको मिल रहा है उस पर 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। ये असल गेम है। अब मेरी बात सुने, एक बंदे का DHA में प्लॉट था 3 साल पहले, उसने खरीदा है 65 लाख का, इस वक्त उसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए, अभी भी नहीं बेचा। तो कैपिटल गेन तो राइज होता है डिस्पोजल पे, और कैपिटल एसेट की डिस्पोजल होगी तो गेन आएगा ना। टैक्स वाले कहते हैं हम कितना इंतजार करें, वो बंदा तो कमाई जा रहा है, हर साल उसका करोड़ रुपया बढ़ जाता है, हमें तो कुछ दे नहीं रहा। उनने कहा नहीं, इसका अब एक हल है। इसका हल ये है, हम एज्यूम करेंगे कि वो उस प्रॉपर्टी का उसको किराया आ रहा है, कितना? फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर, और जितना किराया उसको आ रहा है सच्ची मुची कोई नहीं आ रहा, लेकिन एज्यूम किया जाएगा उसको किराया आ रहा है, जितना किराया उसको आ रहा है उसका 20% उस पर टैक्स लगा दे। सो अगर 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो 5% किराया आ रहा है, यानी कितना किराया आ रहा है? 10 लाख रुपए किराया आ रहा है, और इसका 20% यानी 2 लाख रुपए इसका टैक्स बनेगा, वो टैक्स जमा कराना होगा। ये असल कॉन्सेप्ट है।
ये सारा बताता इसलिए हूँ कि यार अगर आपको सेंस हो ना, फिर याद भी अच्छे से हो जाता है, और दूसरे नंबर से आपको सवाल अगर थोड़ा सा वो सिनेरियो में ले जाए तो आप लोग उसको डील कर सकेंगे। अच्छा, इसकी सारी वो कहते हैं ना कंक्लूजन क्या है? एक कंक्लूजन है सर, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 1% आप गवर्नमेंट को जमा कराएं, ये टैक्स लगेगा। फेयर मार्केट वैल्यू का 1%, 2 करोड़ का 5% 10 लाख बना था, उसका 20% 2 लाख बना था, ऐसे कह लें, या 2 करोड़ फेयर मार्केट वैल्यू, उसका 1% 2 लाख बनता है। और यस और नो सर, वो आपको जमा कराना पड़ेगी, वो आपको टैक्स लग जाएगा और वो एफपीआर को पे करना होगा। ये असल में क्या है? ये टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो सीधा है, इसकी एक्सेप्शंस याद करने वाली है। एक बंदे के पास एक ही घर है अपना जिसमें वो रहता है, इस पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। एक बंदे के पास बिजनेस प्रेमिसेस है जिसमें कारोबार करता है, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। एक बंदे के पास एग्रीकल्चरल लैंड है, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर उसने फार्म हाउस बनाए में, तो फार्म हाउस अगर बड़ा है, कितना बड़ा, यानी उसका मिनिमम एरिया 200 स्क्वायर यार्ड हो और कवर्ड एरिया 5000 स्क्वायर फीट हो, तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई, यानी उससे छोटे पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। एक बंदे का फार्म हाउस है छोटा सा, तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन फार्म हाउस अगर इतना हो कि 2000 स्क्वायर यार्ड का उसका एरिया और 5000 स्क्वायर यार्ड उसका स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया हो, तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि उसको टैक्स, हम तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि इस पर रूल अप्लाई होगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? और मैं एक एग्जांपल से हमेशा स्टूडेंट को समझाता हूँ कि एक्सेप्ट, देयर आर रूल्स, सम आर एक्सेप्शंस, सम आर एक्सेप्शंस टू एक्सेप्शंस। रूल ये है कि रेड लाइट पे गाड़ी रोक लें। एक्सेप्शन ये है कि अगर एम्बुलेंस है तो उसको रेड लाइट पर गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। सर है ना एक्सेप्शन? एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन क्या है? अगर एम्बुलेंस इमरजेंसी में नहीं है तो खड़ी रहे चुप करके, जिस तरह बाकी गाड़ियां खड़ी हैं। यस और नो? ये अब एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन पे रूल अप्लाई हो रहा है, यानी वो एम्बुलेंस जो इमरजेंसी में नहीं है वो आम गाड़ियों की तरह इशारे पर खड़ी हो। यस और नो? सर ये एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन। इसी तरह ही रूल ये है टैक्स लगना है, एक्सेप्शन ये एग्रीकल्चर लैंड, और उसकी एक्सेप्शन क्या है? फार्म हाउस। सर समझ आ रही है? यानी फार्म हाउस इतने एरिया का होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी शहीद को मिली हो, या डिपेंडेंट्स ऑफ वो बंदा जो कि सर्विस करते हुए मर गया, या जो वार वाउंड जंग में जख्मी हुआ, या रिटायर्ड सरकारी या आर्मी का बंदा, इन लोगों पे टैक्स नहीं लगेगा। सर अगर किसी बंदे को प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, अब वो उस रेंटल इनकम जो आ रही है उस पर टैक्स दे तो रहा है, तो अब वो उस पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर एक बंदे ने अभी प्रॉपर्टी खरीदी है, कहते यार मैनू साथ ही लेन दियो। सर मेरी बात समझ आ रही है? उसने प्रॉपर्टी खरीदी और पहला साल है उसकी प्रॉपर्टी खरीदने का, जिसमें फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन है, और उसने उसकी एक्विजिशन पर विद होल्डिंग टैक्स पे किया हुआ है, तो उस पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। 2.5 करोड़ से कम वाली फेयर मार्केट वैल्यू वाली आइटम्स पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। सर प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर्टी है उस पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। लोकल डेवलपमेंट एलडीए के पास कोई प्रॉपर्टी है या बिल्डर्स के पास कोई प्रॉपर्टी है जो उन्होंने लैंड डेवलपमेंट के लिए रखी हुई है, उन पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। सर इन सारे लोगों पर टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम इंपॉर्टेंट एरिया है, कॉन्सेप्चुअली भी आपको आना चाहिए और बहुत अच्छे से तैयार करें। मेरे मुताबिक ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ख़ास तौर पे इस अटेम्प्ट के लिए। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ का निमोनिक है यू सिम डीवीडी, यानी यू फोन की सिम और डीवीडी। सर जी 7 बातें हैं सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन। S for share of public company, I for instrument of redeemable capital, M for मुदारबा,
सर्टिफिकेट, डी फॉर डेट सिक्योरिटी, वी फॉर वाउचर ऑफ पीटीसी, डी फॉर डेरिवेटिव प्रोडक्ट और यू फॉर यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सर ये सारी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आते हैं। जो सिक्योरिटीज़ हैं इनकी डिस्पोजल पर जो गेन होता है वो भी सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होता है। यस और नो? ये तो पढ़ा चुका हूँ ना सर। इसके बाद इसमें जो काम की बात है, कितना रेट लगना है सर, इसने काफ़ी लंबा चौड़ा टेबल दिया, लेकिन ये आप पे रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए सिर्फ 2 बातें रेलिवेंट है। अगर इस साल में ख़रीदा था तो 15%, अगर 1 जुलाई 2022 से पहले ख़रीदा है तो 12.5%। बस ये जो रेट्स हैं असल में ये उसने इस बार बना दिया अगले सारे सालों के लिए भी, लेकिन आपके लिए सिंपल है। 1 जुलाई 2022 से पहले ख़रीदा 12.5%, उसके बाद ख़रीदा 15%। ये याद करना है, नहीं करना, ये भी पेपर में गिवन होगा। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज़ के डिस्पोजल पर जो गेन आता है वो सेपरेट ब्लॉक आइटम होती है। हाँ, जब होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करते तो जिस दिन खरीदा था और जिस दिन बेचा था, यानी जिस दिन खरीदा था उससे काउंटिंग शुरू होती है और जिस दिन बेचा था उस दिन तक के सारे दिन काउंट होते हैं। सर अगर आपने शेयर्स खरीदे, यार एक बात बड़ी कीमती है वो भी बता दूं, अगर आपने शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, एक को 100 शेयर खरीदे 10 रुपये के हिसाब से, और फिर 5 एक को 200 शेयर खरीदे 12 रुपये के हिसाब से, और फिर 6 एक को 50 शेयर बेचे 15 रुपये के हिसाब से। जी आप मुझे बता सकते हैं कि जब 6 एक को 50 शेयर 15 रुपये के हिसाब से ख़रीदे तो सेल तो आ गई 750 की, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? सर FIFO मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि ये जो 50 शेयर आपने बेचे हैं ये एक को ख़रीदे हुए हैं या 5 एक को ख़रीदे हुए हैं? और सर जी बात पिक कर गए हैं। लो जनाब, ये 10 रुपये के हिसाब वाले आपने शेयर बेचे हैं और गेन आए। सर ये वाली बात बताने के लिए मैंने आपको ये सब मैंने आपको नहीं बताया, ये तो बात आपको पता है। मैंने आपको क्या सिखाने के लिए बात की है? सर अगर 5 एक को सेम डे खरीदा, सेम डे बेचा, तो फिर FIFO अप्लाई नहीं होगा बल्कि FCO अप्लाई होगा। यानी 5 एक को ही बेच दिए 50 शेयर 15 रुपये के हिसाब से, तो कॉस्ट अब 10 रुपये नहीं होगी। पता है कैसे निकालेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 300, यहाँ से निकलेगी कॉस्ट, और फिर ये कॉस्ट लेंगे गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए। एक एरिया डिडक्शन वो कहते हैं, कुछ एरिया ऐसे जो कुछ लॉसेस ऐसे हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो क्या कहते हैं, जो लॉस गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, डिडक्शन नॉट अलाउड है या लॉसेस नॉट अलाउड, उसकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो इंशाल्लाह ये वाले सर कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड जो है इसकी वीडियो शेयर करूँगा। हाँ, एक बात आपके साथ करनी है, वो बड़ी कीमती है, वो कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। लो सर, मैं आपको 5 मिनट में कैपिटल गेन का क्रक्स बताने लगा हूं। मेरे साथ रहिएगा और थोड़े अलर्ट रहिएगा। जब भी आपको कैपिटल गेन से कोई सवाल आए, स्टेप नंबर 1 देखिए कैपिटल एसेट है या नहीं। स्टेप नंबर 2 देखिए डिस्पोजल है या नहीं। एक केस है डिस्पोजल का, एक केस है नो डिस्पोजल। अगर डिस्पोजल नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सी? डीम्ड इनकम वाली। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का
5% किराया ले रहा है और उसका 20% टैक्स लेगा, सारा पढ़ाया, यस और नो, वो अप्लाई कर दे। अगर डिस्पोजल हो गया, स्टेप 2 भी हमारा कवर हो गया, तो फिर स्टेप 3 में हमने ये देखना है कि बिस्मिल्लाह इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर देखेंगे गेन है या लॉस है। अगर गेन है तो ये सेपरेट ब्लॉक आइटम, अभी पढ़ाया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल पर गेन होता है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, यस और नो। अगर लॉस है नॉट एडजस्टेबल, ये लॉस ना एडजस्टेबल होता है और ना ही कैरेट फॉरवर्ड होता है। अगर सिक्योरिटी की बात करूं, उसमें दो बातें, सिक्योरिटी बेचने पर या गेन आएगा या लॉस आएगा। अगर तो आ गया गेन तो ये क्या है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है। 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदा था 12.5%, 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदा था तो मुश्किल तो नहीं है, आ जाओ। अगर लॉस है, अगर लॉस है तो फिर आपको फर्दर देखना होगा। क्या देखेंगे कि अगर लॉस आ गया है तो सर ये लॉस जो है वो एडजस्टेबल होता है, ओनली अगेंस्ट गेन ऑन सिक्योरिटीज। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरेड फॉरवर्ड होता है। कितने सालों के लिए? 3 इयर्स के लिए। ये वाली बात भी कवर हो गई। अगली बार हमने बात करनी है अदर्स की। अदर्स में या गेन होगा या लॉस होगा। अगर गेन हुआ तो ये टैक्सेबल अंडर एनटीआर। पुराने जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, हम होल्डिंग पीरियड देखते थे, 1 साल से ज़्यादा हो तो 75%, सर वो बात भूल जाएं, अब वो चक्कर ख़त्म हो गया। सिंपल ये है, अगर अदर कैपिटल एसेट्स हैं, गेन है तो एनटीआर, और अगर लॉस है तो फर्दर देखेंगे। आर्ट रिलेटेड आइटम है या अदर है। अगर आर्ट रिलेटेड आइटम है, अगर आर्ट रिलेटेड आइटम है तो नॉट एडजस्टेबल, और अगर अदर है तो एडजस्टेबल अगेंस्ट कैपिटल गेन, एडजस्टेबल अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरेड फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने अरसे के लिए? 6 साल। ये सर इसका क्रक्स है। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, सिर्फ एक बात रह गई है। भला कौन सी? यही क्या सर, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद है, ख़ास तौर पर जनरली जो लोग सुन रहे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। जो वीडियो जो चीज़ पेंडिंग है वो वहाँ पर भी शेयर हो रही है, मटेरियल हम फेसबुक पेज पर भी शेयर कर रहे हैं। एडिशनली सिर्फ ये बात है कि उसमें एडिशनल ये है कि अगर किसी की कोई चीज़ नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं मिल रही तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है ना आप मज़ीद रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एडमिन ऑनली रखा हुआ है, लेकिन आप वहाँ पर, या मैं एडमिन हूँ या सर अनायत साहब एडमिन है, तो आप किसी को कर सकते हैं। मुझे एक मैसेज कर देंगे तो जो भी आपका मटेरियल शॉर्ट होगा या कोई सवाल होगा तो मैं उसके लिए पर्सनली अवेलेबल हूँगा। सर ये सारी बात है। एक वीडियो सिर्फ हमारी पेंडिंग है, टाइम ख़त्म हो गया।
कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड, ये वाला एरिया भी थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10-12 मिनट की एक वीडियो है, असल में इसको पूरा सिक्योरिटी SCCP और सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है उसकी बात करनी होती है, तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि इस पॉइंट पर इसको 15 मिनट लगाने से मैं 15 मिनट सेव करके बिजनेस पर इन्वेस्ट कर दूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक वीडियो पेंडिंग है, चैप्टर 6, 9 और 10 कवर कर दिए। जज़ाकल्लाह, इस सेशन के लिए इतना ही है।